तो आज से हम लोग बेसिकली इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इंटीरियर एक्सटीरियर एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, बहुत ही डिमांडिंग है, जिसको आप घर में बैठ के कर सकते हो, आराम से किसी भी शहर में कहीं पे भी बैठ के आप आराम से जॉब कर सकते हो। इसको करने के लिए जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर्स होता है वो मैं पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। तो और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं मैं इसके लिए भी बताऊंगा। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, तो हम इसमें आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड जिसको सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। अब ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ आपको। ऑटोकैड एक 2D लेआउट बनाने के काम आता है किसी भी प्लान का। अब ये प्लान मतलब 2D लेआउट बनाते हैं हम इसको, 2D लेआउट बनाने का काम आता है किसी भी प्लान का। हालांकि अभी ऑटोकैड में 3D पार्ट्स भी आ गया है, बट हम लोग 3D पार्ट ऑटोकैड में नहीं करते हैं बिकॉज इट्स नॉट टू मच कंफर्टेबल लाइक मैक्स और अदर सॉफ्टवेयर। सो हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड में हम लोग सिर्फ 2D लेआउटिंग करेंगे। जहाँ पे अब 2D लेआउटिंग का मतलब क्या होता है? 2D लेआउटिंग का मतलब ये होता है कि सपोज आपको आप सपोज एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो या फिर आप एक आर्किटेक्ट हो, सभी को ये ज़रूरत पड़ता है। होता क्या है कि सपोज सबसे पहले आपको एक ज़मीन, सपोज कोई बंदे ने ज़मीन खरीदा, ज़मीन खरीदने के बाद वो आपको ज़मीन उसका एक है और उसका रैंडम ज़मीन हो सकता है कि उसका कोई साइज कोई शेप नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त रेक्टेंगल या स्क्वायर, कभी सर्कल भी मिलता है, कभी ट्रायंगल भी मिलता है, कभी पॉलीगॉन भी मिलता है, ज़मीन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ज़मीन कैसा है। तो सबसे पहले लोग ज़मीन को खरीदते हैं। ज़मीन खरीदने के बाद वो किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हैं। आर्किटेक्ट को क्यों हायर करते हैं? आर्किटेक्ट को हायर इसलिए करते हैं, अभी आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हम यहाँ पे जो कोर्स अभी स्टार्ट करें, जो कोर्स करने वाले हैं, तो इस कोर्स में अगर मैं आपको जो जो चीज़ सिखाऊंगा तो क्या आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाओगे? क्या आप आर्किटेक्ट बन जाओगे? क्या आप एक एक्सटीरियर डिज़ाइनर बन जाओगे? नहीं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकते। आपको इंटीरियर डिज़ाइनर का या एक्सटीरियर डिज़ाइनर का आपको वो पर्टिकुलर टैग नहीं मिल सकता। आर्किटेक्ट का तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि तो फिर ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्या काम है? यहाँ आप सीखने के बाद आप एक 3D डिज़ाइनर बनोगे। आप एक 3D डिज़ाइनर बनोगे जिसमें कोई भी इंटीरियर के अंदर में आप आराम से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या एक्सटीरियर डिज़ाइनर के अंदर में आप आराम से काम कर सकते हो, जिसकी बेसिक सैलरी किसी भी शहर में 10 से 15 से ईजिली स्टार्ट होता है। अगर आपने इसका खुद का काम स्टार्ट कर रखा है लाइक फ्रीलांसिंग, तो यू कैन अर्न more than 30 to 40,000 per month per plan because it's a very demanding thing। अभी हम बात करते हैं कि फिर क्या फ़ायदा इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो, अगर इसकी नॉलेज आपको होती है, तो आपको इसके बाद अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को प्रैक्टिकल अगर देखने की कोशिश करते हो, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हो। भले ही आपको रिनाउंस किसी इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट ना मिले, बट आप, हाँ, तो आपका यहाँ पे जॉब टाइटल क्या होगा? आपका जॉब टाइटल होगा 3D विजुअलाइजर, 3D आर्किटेक्चर विजुअलाइजर। यानी कि आप 3D आर्किटेक्चर विजुअलाइजर होते हो, जिसमें हर आर्किटेक्ट को, हर इंटीरियर डिजाइनर, एक्सटीरियर डिजाइनर को भी आपकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? इंटीरियर डिज़ाइनर जो लोग कोर्स करते हैं कॉलेजेस से जाकर, जो 2 साल 3 साल का कोर्स करते हैं, डिग्री या डिप्लोमा करते हैं, उनमें उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कैसे कि सपोज सिखाया जाता है कि प्लाईवुड कितने तरीके का होता है, लकड़ी कौन सा हम यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं किचन के लिए, किस किचन को क्या बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं, अभी सपोज अभी हमारे पास यहाँ पे सपोज मैं पूछूं कि अभी ये घर के अंदर की ये जो नीचे वाला जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है। मगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को इसका टेक्निकल टर्म पता है कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्कर्टिंग। ये स्कर्टिंग जो कि दीवार में, हर घर में दीवार के नीचे एक 4 इंच 6 इंच का एक बॉर्डर दिया होता है, दैट इज कॉल्ड द स्कर्टिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3D विजुअलाइजर एंड इंटीरियर डिजाइनर। तो इंटीरियर डिजाइनर को ये सारी चीजें पता होता है। उसको ये भी पता होता है
कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, किस में, किस पर्पस के लिए यूज करना है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं आपको इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें बता दूंगा कि आपको कलर लेआउट कैसा रखना है, किस चीज को क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, आपको मेजरमेंट हर चीज का क्या होता है, ये सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। अभी जैसे आप लोग, सबके घर में बेड होता है, सबके घर में बेड होता है, आपके आपके घर में बेड है, सब टेबल है, चेयर है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आप बेड का हाइट बताइए, आप बता सकते हो? एनीवन? बेड का हाइट कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड बेड का हाइट 1.5 फुट होता है, यानी कि 18 इंच होता है। अब उसको आप 2.5 फीट 3 फीट का बेड बना लो, ये आपकी मैटर है, मगर वो होता है सिर्फ और सिर्फ 1.5 फुट का। अभी बेड में भी बहुत तरीके के बेड होते हैं। एक होता है मास्टर बेड, ठीक है, सिंगल बेड, डबल बेड, किंग साइज बेड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेड्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि किचन में जो ऊपर में कवर्ड लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको उसका टेक्निकल टर्म नहीं पता, आप कवर्ड बोलते हैं, लेकिन उसको कवर्ड नहीं बोलते, उसको बोला जाता है ओवरहेड, उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। अभी आप लोग सीढ़ियां तो बहुत चढ़े होंगे, हर घर में सीढ़ी होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सीढ़ी का, एक पर्टिकुलर सीढ़ी का विड्थ और हाइट क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको ये चीज पता नहीं है जो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं। एक सीढ़ी का स्टैंडर्ड जो विड्थ होता है वो होता है 3 फीट का, और उसकी जो हाइट होती है वो होता है 6 इंच का, और जिसपे हम पैर रखते हैं उसकी जो लेंथ होती है, वो डेप्थ होता है, वो होता है 10 इंच का। अभी मैं आपको पूछ दूं, जो कि एकदम कॉमन सवाल है, जो आप नहीं बता पाओगे शायद, मैं पूछ दूं कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए मैक्सिमम कितनी सीढ़ियां जरूरत होती हैं? गलत। सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर से हाफ तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियों की रिक्वायरमेंट है, और एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 सीढ़ियां लगती हैं। अगर आपको 25 लगाना आप लगा सकते हो, 35 लगाना लगा सकते हो, बट दिस इज द स्टैंडर्ड हाइट, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्टेयर्स इन अ एनी काइंड्स ऑफ 2 BHK और डुप्लेक्स टाइप्स ऑफ हाउस। अभी मैं आपको बात करता हूं कि अगर आपके रूम, इस रूम की, अगर मैं, एक स्टैंडर्ड रूम की हाइट कितनी होनी चाहिए? एनी आइडिया? 10 फुट, इससे ज्यादा हाइट नहीं होता है। अभी मैं आपसे पूछ दूं कि किसी भी घर का जो बाहरी हिस्सा होता है, यानी कि दीवार, बाहरी दीवार होता है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? बाहरी दीवार 10 इंच, लेकिन हमारे घर में 25-30 इंच का है। तो ये पुराने जमाने का था, मगर एज पर इंटीरियर रूल ये 10 इंच का होना चाहिए। और इंटीरियर दीवार कितने होने चाहिए? जैसे ये दीवार अगर 5 इंच, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर पुराने टाइम के अगर घर को तोड़ के अगर वापस बनाया जाए ना, तो वो होटल बन जा सकता है। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। तो ये फर्क है आपको इंटीरियर डिजाइनर में और 3D विजुअलाइजर में। लेकिन एक 3D विजुअलाइजर इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है 110%, अगर उसके अंदर ये जज्बा, ये मतलब उसके अंदर ये चीज है कि हमें बनना है, ठीक है, तो वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर आप एक 3D विजुअलाइजर हो तो आप साइट विजिट करो, वहां पे जाकर लोगों से मिलो, बात करो कि क्या क्या कैसे यूज होता है, आपको सब चीज पता चल जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि कौन सा बोर्ड कहाँ यूज होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें मैं इस कोर्स के अंदर आपको बताऊंगा। अभी आते हैं हम वापस से ऑटोकैड पे। हाँ, और एक बात, अगर एक इंटीरियर डिजाइनर है तो वो जरूरी नहीं है कि वो 3D विजुअलाइजर होगा, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 3ds मैक्स हो या और भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इतने अच्छे से नहीं सिखाए जाते हैं। क्योंकि मैं कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट्स जो कि इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट स्टूडेंट हैं, मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि 3D का उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, क्योंकि उनको उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इंटीरियर डिजाइनिंग में इसकी क्या जरूरत है, 3D विजुअलाइजर का काम क्या है, क्यों काम है। किसी ने जमीन खरीदा, आराम से लोग घर बनवा सकते हैं, फिर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, मैं आपको बताता हूं। इसकी जरूरत है कि आपने देखा होगा कोई भी अपार्टमेंट या मॉल बनने से पहले आपने देखा होगा कि उसका फोटो बाहर में लगा होता है, और एग्जैक्टली वो मॉल वैसे ही बनता है। ये है 3D विजुअलाइजर का काम। अगर वो मॉल का एग्जैक्ट फिगर आउट करके वो नहीं देगा, कोई भी क्लाइंट उसको खरीद नहीं सकता, कोई भी खरीदने नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं कि इसका विजुअलाइजेशन होगा कैसा, पैसा ऐसे थोड़ी कोई लगाएगा।
तो वो प्रॉपर प्लान देखने के बाद, प्रॉपर घर का कंस्ट्रक्शन देखने के बाद वो वहां जाकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी 3D फर्म, इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट फर्म को कांटेक्ट करना होता है। वो कांटेक्ट करने के बाद वहाँ से एक ऑटोकैड, पहले तो उसका फ्लोर, जो आपका प्लॉट है, उस प्लॉट का मेजरमेंट करने के लिए लोग आते हैं। मेजरमेंट करने के बाद फिर उसकी क्ले टेस्टिंग होती है। क्ले टेस्ट होता है कि ये क्ले कितना पावरफुल है किसी भी भूकंप वगैरह को लेने के लिए, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए वो क्ले का टेस्टिंग होता है। आफ्टर दैट वो मेजरमेंट लिख के चला जाता है। जाने के बाद ऑटोकैड जो प्लानर होते हैं वो लोग उसको 2D में लेआउट प्लान तैयार करते हैं कि आपका ऐसा प्लॉट है, आपका यहाँ पे इतना इतना बेडरूम होगा, इतना मास्टर बेडरूम होगा, इतना चाइल्ड बेडरूम होगा, ये स्टडी रूम होगा, ये पूजा घर होगा। ये सारी चीज़ें वो उनको एक लेआउट पे दे देते हैं। अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम का अगर आपने नक्शा देखा होगा, किसी आप लोग अब देखिए, पुराने टाइम का अगर नक्शा देखा होगा तो इतने बड़े बड़े नक्शा आते थे। अगर किसी को दिल्ली से मुंबई भेजना हो तो इट्स टू डिफिकल्ट टू सेंड, कि इतना सारा डेटा कैसे जा सकता है, उसको जेरॉक्स कराना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी सिंगल A4 पेपर में ये सारे प्लान आउट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ऑटोकैड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 2D लेआउटिंग, यानी कि 2D आपको प्लान का 2D बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। अब ये 2D लेआउट बनने के बाद क्लाइंट के पास जाता है या जो उसका ओनर है उसके पास जाता है कि भैया ये आपका बनेगा। तो वो अगर बोला कि नहीं, एक काम कीजिए, ये बेडरूम ऐसा नहीं होगा, आप एक ही मास्टर बेडरूम रखिए, 3 आप नॉर्मल बेडरूम बना दीजिए, 2 गेस्ट रूम बना दीजिए, मुझे किचन यहाँ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे सेट करते हैं। अगर आपको ऑटोकैड में, यानी कि अगर आप एक 3D विजुअलाइजर हो और इंटीरियर डिजाइनर हो या व्हाटएवर, तो आप अगर वास्तु का नॉलेज रखते हो तो ये भी आपको मायने रखता है कि वास्तु के हिसाब से कौन सा घर कहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारा उस प्लान पे लेआउट होने के बाद अगर क्लाइंट अप्रूव कर देता है कि हाँ अभी ये ओके है, मेरा प्लान ठीक है, देन ये प्लान चला जाता है 3D विजुअलाइजर के पास। 3D विजुअलाइजर क्या करता है कि उसको एलिवेट करता है, यानी कि उसका दीवार उठाता है, उसमें घर लगाता है, घर बनाता है, फिर बेड वेड सारी चीज़ें, जितने सारे उसके आइटम्स होते हैं घर के अंदर, वो सारा चीज़ सेटअप करता है। और सेटअप करने के बाद वो अगेन क्लाइंट को दिखाया जाता है कि सर आपका घर ऐसा बनेगा। इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग लाइक कलर और सपोज फर्नीचर्स और एनी काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स लाइक किचन स्टफ्स, यू कैन चेंज इट राइट नाउ, क्योंकि ये जो आप प्लान फाइनलाइज करेंगे, इंजीनियर सेम टू सेम डिजाइन्स को बनाता है। अगर आपने यहाँ पे हमने ग्रीन कलर दिया हुआ है एक वॉल में, तो वो ग्रीन कलर ही उसको डलवाना होगा, कॉन्ट्रैक्टर उसमें ग्रीन कलर ही डलवाएगा, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन वैसा है। और उसी विजुअलाइजेशन को देखकर कोई भी बंदा बाहरी जिनको फ्लैट खरीदना होता है वो उसी विजुअलाइजेशन को देखकर उस फ्लैट को खरीदता है। इसीलिए वो फ्लैट बनने से पहले पैसा दे देता है, पहले पैसा आधा पैसा दे चुका होता है, तो वो उस विजुअलाइजेशन को देख करके इसका फ्लैट बनने वाला कैसा है। अदरवाइज अगर वो बिना देखे हुए अगर वो पैसा दे देता है तो बाद में उसको मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है कि उसको जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला घर, तो फिर उसको डबल खर्चा करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर आप कहीं फ्लैट खरीद रहे हो तो उस फ्लैट को खरीदने टाइम में आप आइदर आप वहीं पे जाकर आप अपने जो भी आपका जब फ्लैट में काम लग रहा है तो आप उसको बोल दोगे तो उसी वक्त मॉडिफिकेशन कर देगा, उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, एंड आपको जैसा घर चाहिए वैसा घर आपको उसी टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज फिर बाद में आपको तोड़ वोड़ के फिर बनवाने में फिर डबल खर्चा आपको आने वाला है। तो इसलिए 2D लेआउटिंग की सख्त जरूरत होती है। 2D लेआउटिंग आप ऑटोकैड में कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऑटोकैड नहीं आता है तो वो लोग कोरेल ड्रॉ में भी करते हैं, चलेगा, नो इश्यूज। कोरेल ड्रॉ का फाइल भी आप ऑटोकैड में ट्रांसफर करके मैक्स में ले जा सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड में क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होता है और बहुत ही ईजिली आप प्लान को तैयार कर सकते हो फास्टली, इसलिए ऑटोकैड 2D लेआउटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है आपका 3ds Max। 3ds Max किस लिए? तो 3ds Max ऑब्वियस सी बात है कि ये 3D विजुअलाइजेशन के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। 3D विजुअलाइजेशन के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, 3D विजुअलाइजेशन के लिए इसकी इस्तेमाल करी जाती है, जिसमें आप 3D बना सकते हो और इवन आप इसके अंदर सारी चीजें दिखा सकते हो कि आपका लाइटिंग कहाँ पे होगा, लाइट कहाँ पे रहेगा, लाइट जलने पे कैसा दिखेगा, डे में कैसा दिखेगा, रात में कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एकदम ओरिजिनल आप उसको दिखा सकते हो। कौन सा मटेरियल रहेगा,
कहाँ पे आपका मेटल यूज हो रहा है, कहाँ पे ग्लास यूज हो रहा है, इच एंड एवरीथिंग यू कैन शो लाइक अ रियलिस्टिक. सो दैट्स वाई 3ds Max इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन 3ds Max में अब हार्ड कोर डिटेलिंग कर सकते हैं, हार्ड कोर डिटेलिंग्स. अगर सपोज आपको एक सोफा बनाना है, आपको एक ये टेबल बनाना है, एक मॉडिफाइड टेबल बनाना है, आप यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन 3ds Max. यू कैन क्रिएट एनीथिंग लाइक, ओके. यहाँ पे 3ds Max में आप एक चीज और क्रिएट कर सकते हैं, कैमरा एनिमेशन. लाइक सपोज मान लो कि एक बंदा है जो जिसने जमीन भुवनेश्वर में खरीदा हुआ है, बट वो रहता है बैंगलोर में. ठीक है, अब वो हर बार तो बैंगलोर से भुवनेश्वर आकर देखेगा नहीं कि हमारा घर कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है. तो वो क्या करता है कि वो इसका एक वॉक थ्रू मंगा लेता है. वॉक थ्रू का मतलब होता है कि उसमें कैमरा एनिमेशन क्या रहेगा, वो बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में देख सकता है कि कैमरा पहले किचन में जाएगा, बेडरूम में गया, सब जगह घूम घूम के आप दिखा सकते हो वीडियो के थ्रू. तो कोई भी बंदा कहीं भी बैठकर उसको ईजिली विजुअलाइज कर सकता है. और 3ds Max नॉट ओनली दिस पर्पस, इवन 3ds Max फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत भयंकर यूज होता है for the VFX purpose, but we are not going into that part, so we will learn just the visualization part. So 3ds Max is very important for the visualization. अभी यहाँ पे क्या होता है कि 3ds Max में आपको कोई भी चीज बनानी है, सपोज आपको मान लो कि एक पीलो बनानी है, आपको दिखानी है कि एक पीलो है. आप पीलो ना 5 मिनट में बना सकते हो, एकदम रियलिस्टिक पीलो 5 मिनट में. आपको मैट्रेस बनानी है 5 मिनट में बना सकते हो. आपको कर्टेन बनानी है 5 मिनट में बना सकते हो. आपको ये दिखाना है कि कर्टेन एकदम हवा से ऐसे उड़ रहा है, आप 5 मिनट में बना सकते हो. ओनली 5 मिनट्स, जस्ट 3 और 4 क्लिक एंड यू विल गेट द इफेक्ट. सो 3D विजुअलाइजेशन में 3ds Max का बहुत जरूरत है. उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है दैट इज कॉल्ड द रेबिट. रेबिट, सो रेबिट क्या है? रेबिट भी 3D के लिए काम आता है, लेकिन रेबिट में एक चीज और जो रेबिट को और इंपॉर्टेंट बना देता है वो है रेबिट आर्किटेक्ट लोग बहुत यूज करते हैं. रेबिट का जो खास चीज है कि इसमें एस्टिमेशन तैयार किया जा सकता है कि आपके घर बनाने में कितना ईंट लगेगा, और एक ईंट का अगर दाम 2 रुपए है तो उसका कितना खर्चा आएगा. ये सारी चीजें आप रेबिट में एस्टिमेशन करके निकाल कर दे सकते हो. इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर चोरी नहीं कर सकता कभी, क्योंकि आपने एक एजम्पशन लगा के दे दिया है. तो ज्यादा से ज्यादा रेट 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, 1000 में नहीं जा सकता. और दूसरा चीज है कि यहां पे रेबिट में बहुत क्विक मॉडलिंग होता है, बहुत ही क्विक मॉडलिंग होता है. जैसे सपोज आपको 3ds Max में अगर सपोज एक इंटीरियर एक सपोज एक बेडरूम का अगर सीन बनाने के लिए अगर आपको सब कुछ बनाना है, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के उसका फाइनल अगर आउटपुट निकालना हाई क्वालिटी में, तो इसमें सपोज मान को आपको चलो कि आपके कंप्यूटर का एज पर योर कंप्यूटर अगर आपको 4 से 5 घंटा लगता है, तो रेबिट में सिर्फ 1 घंटा लगेगा उसको बनाने में. तो ये क्विक मॉडलिंग के लिए रेबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है. क्योंकि यहाँ पे सपोज बहुत सारे क्लाइंट आते हैं ना कि मुझे 3 दिन में इसका प्लान दिखा दीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप 3 दिन में मुझे दिखा दीजिए एक रफ प्लान. आप रेबिट में फटाफट बना सकते हो और उसी रियलिस्टिक के साथ बना सकते हो. बट मैक्स में आप मोर डिटेलिंग में जा सकते हो, और रेबिट में आप उतना डिटेल नहीं कर सकते, बट आप काम कर सकते हो और बहुत अच्छा चीज बना के उसको आउटपुट दे सकते हो. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्केचअप. The next one is SketchUp. What is SketchUp? SketchUp is again very user friendly software for the interior. पहले वाले लोग SketchUp बहुत यूज करते थे और आज भी हम लोग SketchUp यूज करते हैं, नो डाउट. SketchUp यूज करते हैं. SketchUp भी क्विक मॉडलिंग के लिए है. इसमें भी आपको फटाफट मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एकदम फटाफट होगा और आप एकदम हाई क्वालिटी आउटपुट निकाल सकते हैं. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ आउटपुट दिखाऊंगा. ये सारे सॉफ्टवेयर्स के कुछ ऑटोकैड तो हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे, बट स्केचअप का हम कुछ आउटपुट आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे. रेबिट और स्केचअप में फर्क कुछ नहीं है, बस स्केचअप क्या है कि बहुत हल्का सॉफ्टवेयर है, एंड रेबिट में एक प्लस पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन. स्केचअप का एडवांस वर्जन आप रेबिट को कह सकते हो, क्योंकि स्केचअप में जो जो काम होता है वो सब रेबिट में होता है, ठीक है. लेकिन आप स्केचअप में आप चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एट ए टाइम, और उसमें एस्टिमेशन एक बहुत खास होता है. तो इसलिए रेबिट लोग, आर्किटेक्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. स्केचअप पहले बहुत फेमस था, अभी उतना फेमस नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल आर वर्किंग इन स्केचअप इन ओल्ड इंटीरियर और एक्सटीरियर फॉर्म. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. अगेन द नेक्स्ट वन इज Lumion. Next one is Lumion. Lumion is again very interesting and outstanding software for creating walkthrough.
यू कांट अमेजिन, जस्ट यू कांट इमेजिन, इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉफ्टवेयर एक्चुअली। क्यों? ये ना वॉक थ्रू जनरेट करने के लिए काम किया जाता है। आप 3ds Max में मॉडल बनाइए और इसका हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन आप लुमियन में निकाल सकते हैं। मैं लुमियन का भी कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, तब तक आप वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है दैट इज कॉल्ड द यूनिटी। यूनिटी इज फॉर द बेसिकली यूनिटी हम यूज करते हैं वॉक थ्रू क्रिएट करने के लिए। अगर आपको सपोज मान लो कि किसी बंदे को गेमिंग की तरह दिखाना है कि बंदा आगे एरो का जो की है उसको दबा रहा है तो बंदा आगे बढ़ रहा है, अगर उसको इस रूम में घुसना है तो वो बंदा इस लेफ्ट एरो की से किया तो बंदा इधर घुस गया, स्टेयर पे चढ़ना है तो अप एरो की से किया तो स्टेयर पे चढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यूनिटी यूज करते हैं इसके अंदर, बट यूनिटी इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट लाइक AutoCAD और 3ds Max, Revit, SketchUp एंड Lumion, बट Unity is good। ओके, ये आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है जितना कि लुमियन में भी आप वो सारे चीज़ कर सकते हो, बट द कीबोर्ड जो शॉर्टकट्स के साथ आपको जो लगाने का काम है इसमें, वो आप यूनिटी में बेहतर कर सकते हो। बट यूनिटी इंटीरियर वाले इतना यूज़ नहीं करते हैं, अगर उनको कभी जरूरत पड़ा तो किसी और से करवा लेते हैं। बट दिस सॉफ्टवेयर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक दो सॉफ्टवेयर और भी है जिसकी बात अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। क्लियर? अभी मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ, गेमिंग सारा यूनिटी में बनता है, सारा गेम यूनिटी में, उसका मॉडलिंग 3ds Max और SketchUp में लोग करते हैं और उसको यूनिटी में ले जाकर वो उस गेम को प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हो। इसको मैं अभी जो बोलने वाला हूँ वो कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, बट इट्स अ रेंडर इंजन called V-Ray, which is very very much required for the interior or exterior designer to get a high quality output. V-Ray। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पे मेंटल रे। मेंटल रे इज अगेन गेमिंग, ये सॉरी रेंडर इंजन, बट द V-Ray is on the top. मेंटल रे इज ओके, बट द V-Ray इज ऑन टॉप, बिकॉज V-Ray में आप बहुत कम समय में आप मेंटल रे से ज़्यादा बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और है दैट इज कॉल्ड द कोरोना। दिस इज ऑल्सो रेंडर इंजन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक चीज़ को देने में माहिर है। सो दिस आर द थिंग्स विच वी विल कवर in the next video or in entire course. So let's stop the video.